कक्षा 10 विषय संस्कृत की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था संधि, और संधि में हम पढ़ रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि में भी हमारी जो सबसे पहली संधि थी वो थी यण संधि। यण संधि कल हमने यण संधि का नियम पढ़ लिया था। यण संधि का नियम था कि किसी भी पद के अंत में छोटी या बड़ी हो, छोटा हो या बड़ा हो, छोटी री या बड़ी री हो, या फिर री वर्ण हो, और उसके पश्चात कोई भी असमान स्वर आए तो इस छोटी बड़ी के स्थान पर य आदेश हो जाता है, छोटे बड़े ऊ के स्थान पर व आदेश हो जाता है, छोटी री बड़ी री के स्थान पर र आदेश हो जाता है, और री के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। ये यण संधि का नियम है। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात देखिए, नंबर 1, किसी भी मतलब ई या बड़ी ई के पश्चात क्या हो, असमान स्वर हो, असमान स्वर हो तो उसको क्या आदेश हो जाता है, यह आदेश हो जाता है। ये इसका पहला नियम है यण संधि का। अब इस नियम को हम उदाहरण से समझते हैं कि भाई पद के अंत में छोटी या बड़ी होनी चाहिए, उसके पश्चात कोई भी असमान स्वर हो तो उसको इस ई या बड़ी ई के स्थान पर यह आदेश हो जाता है। कैसे होता है उदाहरण से ही समझते हैं। देखिए, प्रति प्लस 1, ये दो शब्द हैं, इन दोनों के मध्य हम कर रहे हैं संधि। अब देखिए नियम क्या कह रहा है, पद के अंत में देखो संधि होती है हमेशा, पहले भी बता चुका हूं, इसकी और इसकी। अब ये क्या है, ये है पहले शब्द का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण, और ये है दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। अब देखिए पहले शब्द का यहां इस प्रति, ये पहला शब्द है, इस पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण वो है यहां से ई ले लिया, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ए है। नियम क्या है कि किसी भी पद के अंत में छोटी या बड़ी हो, ये छोटी हो गई, उसके पश्चात कोई भी असमान स्वर हो, ये ए असमान स्वर हो गया। इन दोनों में क्या हो जाएगी, संधि। कौन सी होगी, यण संधि। यण संधि होने पर इस ई के स्थान पर नया वर्ण आएगा, और वो नया वर्ण क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नया वर्ण यह आ जाएगा। अब आप देखिए शब्द किस तरीके से बनेगा। जब ये देखो यहां से आपने ई ले ली, यहां से ए ले लिया, जब आपने यहां से ई ले ली तो यहां बच गया आधा त। क्या बच गया, आधा त। और कोई भी आधा वर्ण होता है वो हमेशा पूरा होने की कोशिश करता है। अब कोई भी आधा वर्ण है उसको पूरा होना है संस्कृत में, तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, उसको जरूरत पड़ेगी स्वर की जरूरत, उसके नजदीक में किसी वर्ण की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे बच गया आधा त, ठीक है, यहां आ गया इस ई के स्थान पे य, तो हम इस शब्द को बनाते हैं कि भाई इधर आधा त बच गया, ठीक है, ई के स्थान पे य आ गया, तो ये देखिए प्र, ये बन गया आधा त। अब आधा त पूरा कब होता, जब उसको उसके नजदीक कोई स्वर होता, और यहां इसके नजदीक कोई स्वर है नहीं, इस ई स्थान के ई के स्थान पर नया वर्ण क्या आ गया, यह आ गया। अब हम इधर बढ़ते हैं आगे, यहां ये आधा यह है, और ये आधा यह पूरा होने की कोशिश करेगा किसके साथ मिलके, नजदीक में किसी स्वर के साथ, और यहाँ नजदीक में स्वर क्या है, ए। जब ये आधा यह और ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ये, और शब्द क्या बन जाएगा हमारा, प्रत्येक। वैसे सीधा भी बना सकते हैं, प्रतिधन एक बराबर क्या होता है, प्रत्येक, लेकिन आपको शब्दों को तोड़ना आना चाहिए कि भाई किन किन शब्दों के मध्य, किन किन वर्णों के मध्य हम संधि कर रहे हैं, उन संधि करने पर हमारा विकार क्या उत्पन्न हो रहा है, नया वर्ण क्या आ रहा है, उसके अनुसार हमारे को शब्द बनाना है। ठीक है, अब आप देखिए इसी प्रकार एक शब्द है अति प्लस उत्तम। अब देखो यहां से ई लिया, यहां से ऊ लिया, दोनों को मिलाया, संधि हो गई यण। ई के स्थान पे नया वर्ण आ जाएगा य, इधर आधा तब बच जाएगा, यह इस ऊ के साथ मिल जाएगा, और हमारा शब्द क्या बना देगा, अत्युत्तम। इसी प्रकार एक शब्द है नदी, नदी के साथ हमने जोड़ दिया एव। अब देखिए
अब तक तो हम छोटी ई के उदाहरण ले रहे थे, अब हमें बड़ी ई का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ से हमने क्या ले लिया, बड़ी ई ले ली, इधर से ले लिया ए, दोनों को मिलाया, संधि होगी, संधि होने पर इस ई के स्थान पे नया वर्ण क्या आया, य आया। क्या आया, य। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर बचा आधा द, इधर य, आधा द आधा य मिलके बनाते हैं ध्य। किसका निर्माण करते हैं, ध्य का। ये आधा द और ये आधा य मिला तो नया शब्द बन गया ध्य, और ध्य के ऊपर ये मात्रा एक ही चढ़ जाएगी और शब्द बन जाएगा नदी दने बराबर नद्ये। इसी प्रकार एक शब्द वैसे कई शब्द बनते हैं इसके, प्रतिधन उपकार बन जाएगा प्रत्युपकार। इससे पहले हमने एक शब्द पढ़ा था, आपको याद हो तो, वो शब्द था हमारा प्रत्याहार। क्या शब्द था, प्रत्याहार। अभी तक जो हम कर रहे थे वो संधि विच्छेद करके संधि का पद बढ़ा रहे थे। अब संधि का पद दे रखा है, अब हमारे को क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो शब्द है हमारा प्रत्याहार, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे यण संधि के अकॉर्डिंग तो इसका हो जाएगा प्रतिधन आहार बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्याहार हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द है इसका प्रतिधन उषा, क्या बन जाएगा, प्रत्युषा। ठीक है, प्रतिधन उषा बराबर प्रत्युषा बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द है हमारा अत्यधिक, क्या बन जाएगा, अति प्लस अधिक। एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है यद्यपि। यद्यपि का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यदि दन अपि। एक आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में सबसे अच्छा उदाहरण दे रखा है, वो है हमारा सुधि, धन उपास्य। अब देखिए इसका हम संधि विच्छेद करते हैं नियम के अकॉर्डिंग। यहां से आपने संधि हमेशा होती है पहले शब्द के अंतिम वर्ण की और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की। यहां से हमने पहले शब्द का अंतिम वर्ण ले लिया बड़ी, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ले लिया ऊ, दोनों को मिलाया, संधि हो गई। संधि होने पर इस ई की जगह नया वर्ण आ गया य। अब यहां ध आधा बच गया तो शब्द बन जाएगा सु, ये ध आधा, ये य इस ऊ के साथ मिल जाएगा, शब्द बना देगा हमारा सुद्युपास्य। इस प्रकार से और भी कई उदाहरण हैं। ठीक है। अब ये था यण संधि का पहला नियम, जिसका था कि छोटी बड़ी के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो उसको य आदेश हो जाता है। अब हम इसके आगे दूसरा नियम पढ़ते हैं कि किसी भी पद के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ और उसके पश्चात अगर असमान स्वर है तो उसको क्या आदेश हो जाएगा, वो आदेश हो जाता है। नंबर 2 नियम, पद के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, उसके पश्चात असमान स्वर हो तो उसको वह आदेश हो जाता है। किसी भी पद के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, उसके पश्चात कोई भी असमान आदेश स्वर हो तो इस ऊ या बड़े ऊ के स्थान पर वह आदेश हो जाता है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए इसका सबसे सरल और सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला उदाहरण है सु प्लस आगतम। देखिए संधि कैसे होगी। संधि होती है पहले शब्द के अंतिम वर्ण की और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की। यहां पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमने ले लिया छोटा ऊ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ले लिया आ। इन दोनों को मिलाया, संधि हो गई। कौन सी होगी, यण संधि हो गई। अब इस ऊ के स्थान पर नया वर्ण आ गया हमारा व कैसा आया, आधा। जब आपने इस सु में से ऊ निकाल दिया तो पीछे क्या बचा, आधा स। आधा वर्ण हमेशा क्या करता है, पूरा होने की कोशिश करता है, लेकिन नज़दीक में उसके क्या होना चाहिए, स्वर। इसके नज़दीक में कोई स्वर नहीं है, इसलिए आधा का आधा रहेगा और वो हो जाएगा स्वर।
उसके बाद इधर है आधा व, ये भी पूरा होने की कोशिश करेगा अगर इसके नज़दीक में कोई स्वर होगा, और यहाँ इसके नज़दीक में स्वर क्या है, आ, तो वह मिलाया आ के साथ तो क्या बन गया, वाह, और पूरा का पूरा शब्द लिख दिया हमने स्वागतम। तो ये सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम, ये दे दिया तो आपको ये करके यण संधि का नाम लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, अनु प्लस अय, बिल्कुल इसी नियम के अनुसार अनु प्लस अय बराबर हो जाता है अन्वय। अब देखिए ये जो अन्वय शब्द है ये संस्कृत का एक शब्द है। इस अन्वय शब्द का अर्थ होता है कोई भी संस्कृत में श्लोक होता है, पद्यांश कहते हैं जिसको, वह कभी भी क्रमबद्ध रूप में नहीं होता है, ठीक है। उस श्लोक का जब हिंदी करते हैं तो कभी अंतिम श्लोक के अंतिम शब्द या अंतिम लाइन का अर्थ पहले आ जाता है और पहली लाइन का अर्थ बाद में आ जाता है। तो किसी भी श्लोक का जो क्रमबद्ध रूप होता है, किसी भी पद्यांश का जो क्रमबद्ध रूप होता है वो क्या कहलाता है, अन्वय कहलाता है, ठीक है। आप अपनी पुस्तक खोलोगे संस्कृत की, उसमें कई श्लोक पद्यांश वाले पाठ होंगे, उसके अंदर आपको एक पाठ के पीछे दे रखा होगा अन्वय। अन्वय मतलब आपका जो श्लोक है उस श्लोक का एक सीक्वेंस क्रमबद्ध रूप करके दे रखा होगा, जिसको देख के पाठ का हिंदी अनुवाद या श्लोक का हिंदी अनुवाद किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं अन्वय। और इसी का एक व्याकरणात्मक प्रश्न बनता है अन्विति, ठीक है, कि भाई कोई भी तीन शब्द दे दिए, कर्ता दे दिया, कर्म दे दिया, क्रिया दे दी, कि भाई इन अलग अलग करके दे दिया कि भाई इन शब्दों की अन्विति करो, ठीक है। तो अन्विति अन्वय एक ही बात होती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला उदाहरण देखिए, एक शब्द है हमारा मधवरी। क्या शब्द है, मधवरी। अब इसका हमारे को संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा, मधु प्लस हरि बराबर क्या हो जाएगा, मधवरी। और भी उदाहरण है, शब्द है हमारा वधवा देश। वधवा देश, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे इस नियम के हिसाब से तो हो जाएगा हमारा वधु प्लस आदेश। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो वधु शब्द होता है, हम नॉर्मली क्या होता है कि वधु शब्द को इस तरीके से लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वधु जो शब्द होता है उसमें ऊ की मात्रा हमेशा कैसी होती है, बड़ी होती है, लेकिन जब हम लिखने का समय आता है तो हम अब उसको छोटी कर देते हैं, पता चलता नहीं है, छोटी कर देते हैं, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, वधु में ऊ की मात्रा बड़ी होती है, ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द है वधु धन आगम। क्या हो जाएगा, वधवागम। एक शब्द है हमारा, इसके बाद अगला उदाहरण पढ़ते हैं, वो है अपना गुरु प्लस आज्ञा। क्या हो जाएगा, गुरुवाज्ञा। गुरु प्लस आज्ञा बराबर गुरुवा, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी प्रकार एक शब्द होता है गुरुआदेश। क्या हो जाएगा, गुरु प्लस आदेश बराबर हो जाएगा गुरुआदेश। इसी प्रकार ये आपकी किताब के अंदर एक इसी संधि का एक उदाहरण दे रखा है, वो है अपना खल वेतत। शब्द है हमारा खल वेतत। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा खलुदन एतत बराबर क्या हो जाएगा, खल वेतत। और भी कई इसके उदाहरण होते हैं, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, दूसरे नियम से आगे बढ़ के तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं कि देखो यण संधि में जब सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस पहले नियम और दूसरे नियम, मतलब ई और ई के बाद असमान स्वर हो तो यह आ जाता है, और ऊ और ऊ के बाद असमान स्वर हो तो वो आदेश हो जाता है। ज़्यादातर प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं। फिर भी बाद के जो उदाहरण है उसको भी देख लेते हैं। अब हम नंबर 3 उदाहरण की बात करते हैं। नंबर 3 उदाहरण कह रहा है कि किसी भी पद के अंत में छोटी री या बड़ी री हो और उसके पश्चात कोई भी असमान स्वर हो तो उसको र आदेश हो जाता है। कैसे होता है देखिए, ये नंबर 3 पद के अंत में छोटी री
या बड़ी री हो। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ छोटी री और बड़ी री में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। छोटी री में बस 2 बार घुमा दो, बड़ी री में हम इसको 3-4 बार घुमा देते हैं, ये बड़ा हो जाता है, मतलब उससे थोड़ा बड़ा देखना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी पद के अंत में छोटी री या बड़ी री हो, उसके पश्चात कोई भी असमान स्वर हो तो इस री और बड़ी री के स्थान पर क्या आदेश जाता है, र आदेश हो जाता है। ये इस संधि का नियम रहता है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। 1-2 उदाहरण होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे शब्द है हमारा पितृ प्लस आज्ञा। पितृ प्लस आज्ञा। अब देखिए संधि होती है पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की। यहां से हमने पहले शब्द का अंतिम वर्ण ले लेंगे री और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ले लेंगे आ। नियम क्या कह रहा है कि पद के अंत में छोटी री या बड़ी री हो, छोटी री हो गई, उसके पश्चात कोई भी असमान स्वर हो, ये आ असमान स्वर हो गया, दोनों में संधि हो जाएगी। संधि होने पर इस छोटी री या बड़ी री के स्थान पर क्या आदेश होगा, र आदेश होगा। तो यहां देखो इस री के स्थान पर नया वर्ण क्या आ जाएगा, र। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, जब आपने इस त्रि में से री निकाल ली और इधर नया वर्ण आया र, तो थोड़ा सा याद रखना कि आधा त और आधा र दोनों क्या बनाते हैं, त्र बनाते हैं। जब आधा त और आधा र मिलते हैं तो नया वर्ण क्या बनता है, त्र बनता है। तो यहाँ ये आधा त और ये आधा र मिलके त्र बना देंगे और ये त्र इस आ की मात्रा के साथ जुड़ जाएगा और हमारा शब्द बना देगा पित्राज्ञा। इसी प्रकार एक शब्द है मातृ प्लस आदेश। अब यहां इसी संधि का नियम लगाएंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा मात्रादेश। इसी प्रकार एक शब्द है हमारा पितृनुमति। अब अगर मैं इसका संधि विच्छेद करता हूं पितृनुमति का, तो संधि विच्छेद रहेगा पितृनुमति का संधि विच्छेद करते हैं तो पितृ धन अनुमति, ये इसका संधि विच्छेद का। तो इसी तरीके और भी कई उदाहरण होते हैं। जैसे इसका उदाहरण होता है हमारा मात्राज्ञा, पित्रादेश, भ्रात्रानुमति। इस प्रकार से कई इसके उदाहरण होते हैं। अब हम इसके बाद नंबर 4 नियम की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको कुछ ही उदाहरण देखने को मिलेंगे। किसी भी पद के अंत में री हो, उसके पश्चात कोई भी असमान स्वर हो, तो उसके स्थान इस री के स्थान पर नया वर्ण क्या आ जाएगा, ल आ जाता है। देखिए किसी भी नंबर 4 नियम है इसका, पद के अंत में क्या हो, री हो, उसके पश्चात कोई भी असमान स्वर हो, तो री के स्थान पे नया वर्ण क्या आ जाता है, ल आ जाता है। ये इसका चौथा नियम है। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसका कैसे बनता है। जैसे एक शब्द है हमारा री प्लस अनुबंध। देखिए नियम क्या कह रहा है, पद के अंत में री हो, ये री, ये पूरा का पूरा री ले लिया, यहां से क्या ले लिया, अ। अब ये यहां से री और यहां से अ क्यों लेते हैं, क्यों, क्योंकि वही नियम, संधि हमेशा पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की होती है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ री है तो पूरा का पूरा री ले लिया, उसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है अ, तो यह अ ले लिया, दोनों को मिलाया, संधि हो गई। इस री के स्थान पे नया वर्ण क्या आ गया, ल। ल कैसा आया, आधा। आधा वर्ण क्या करता है, पूरा होने की कोशिश करता है, किसके साथ मिलके, नजदीक में किसी न किसी स्वर के साथ। यहाँ इसके नजदीक में स्वर क्या है, अ। इस आधे ल को इस अ के साथ जोड़ के पूरा शब्द हमारा बन जाएगा लनुबंध। इसी प्रकार एक शब्द है री प्लस आकार, तो शब्द बन जाएगा लकार, शब्द बन जाएगा लकार।
ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द होता है लादेश, तो इसका संधि विच्छेद हम करते हैं री प्लस आदेश बराबर क्या बन जाता है, लादेश। इसी प्रकार एक शब्द होता है हमारा लाकृति। अब इस लाकृति का संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा री प्लस आकृति बराबर लाकृति। तो ये 4-5 उदाहरण इस नियम से देख। तो ज़्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है वो इससे और इससे पूछा जाता है, यहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। यण संधि में ये 2 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये थी हमारी यण संधि जो हो गई पूरी। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अच या स्वर संधि की पहली संधि यण संधि पूरी कर ली। अब हम नंबर 2 संधि पढ़ते हैं और उस संधि का नाम है इसके जस्ट बाद वाली गुण संधि। ध्यान से देखिए। नंबर 2 जो संधि है वो है हमारी गुण संधि। और इसका जो सूत्र होता है संस्कृत में वो होता है आद गुण। आद गुण। अब इसका मतलब क्या होता है, गुण संधि और इस आद गुण सूत्र का मतलब क्या होता है। अब इस संधि का नियम होता है, ये संधि कहती है कि किसी भी पद के अंत में क्या कहती है संधि, कि किसी भी पद के अंत में क्या हो, अ या आ वर्ण हो। किसी भी पद के अंत में अ या आ वर्ण हो और उसके पश्चात छोटी या बड़ी हो तो उनके स्थान पर ए आदेश हो जाता है। फिर इसी संधि में दूसरा नियम कहता है कि अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो उसको ओ आदेश हो जाता है। फिर यही संधि कहती है कि किसी भी शब्द के अंत में अ या आ वर्ण हो और उसके पश्चात छोटी री या बड़ी री हो तो उसको अर आदेश हो जाता है, ठीक है। और इसका जो चौथा नियम है वो कहता है कि पद के अंत में अगर अ या आ वर्ण हो और उसके पश्चात री वर्ण हो, ठीक है, तो उसको क्या हो जाता है। अब गुण संधि का जो चौथा और अंतिम नियम है कि किसी भी पद के अंत में अ या आ वर्ण हो और उसके पश्चात री वर्ण हो तो उसको अल आदेश हो जाता है। ये है हमारी गुण संधि जिसका सूत्र होता है आद गुण। इसका नियम है कि किसी भी पद के अंत में अ या आ वर्ण हो, उसके पश्चात छोटी ई या बड़ी ई हो तो उसको ए आदेश हो जाता है। अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो उसको ओ आदेश हो जाता है। अ या आ के बाद छोटी री या बड़ी री हो तो उसको अर आदेश हो जाता है। और अंत में कह रहा है कि अ या आ के बाद री वर्ण हो तो उसको अल आदेश हो जाता है। अब ये जो आदेश है ये सारे के सारे गुण आदेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुण आदेश। क्यों? क्योंकि संधि का नाम है गुण संधि। तो यहां जो भी आदेश होते हैं वो गुण आदेश होते हैं और ये जो भी आदेश होते हैं इन दोनों को आपस में मिलाने पर होते हैं। कैसे होते हैं देखिए। अब हम इस सबसे पहले इसका पहला नियम लेते हैं। वो नियम क्या कह रहा है? नंबर 1, किसी भी पद के अंत में अ या आ वर्ण हो और उसके पश्चात ई या बड़ी ई हो, ठीक है, तो उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? ए आदेश हो जाता, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है। ज़्यादातर जो नाम होते हैं, ठीक है, व्यक्तियों के जो नाम होते हैं वह नाम जिसके ऊपर ए की मात्रा चढ़ी हुई होती है वो इसी उदाहरण के अंदर, इसी नियम के अंदर आते हैं। कैसे? जैसे एक शब्द है गजेंद्र, ठीक है। अब इसका संधि से क्या हो जाएगा? गज प्लस इंद्र, ठीक है। इसी प्रकार एक शब्द है राजेश, ठीक है।
अब इस राजेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? वैसे राजेश का देखा जाए तो ये भी लिख सकते हैं कि भाई राज धन ईस बराबर क्या हो जाएगा? राजेश। क्यों? क्योंकि आपने ही तो कहा था कि किसी भी पद के अंत में अ या आ वर्ण हो। ये राज में अ हो गया, उसके बाद ई हो गया, दोनों को मिलाया, नया वर्ण क्या आ गया? ए आदेश आ गया। नहीं, ये राज नहीं होता है। यहाँ वास्तविक जो शब्द होता है वो होता है राजा। क्यों? क्योंकि जो संधि होती है वो हमेशा सार्थक शब्दों का मेल होता है, मूल शब्द के अंदर होती है, और यहाँ शब्द होता है राजा। ठीक है, तो यहाँ राजेश का संधि विच्छेद जाएगा राजा धन ईश। ठीक है, इसी प्रकार एक शब्द दे रखा है महा धन ईश। अब आप देखिए, इसको ध्यान से समझना। संधि किसकी होती है? पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की। यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या ले लिया हमने? आ। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या ले लिया? ई। दोनों को मिलाया, संधि हो गई। अब किसके स्थान पर ए आया? ये तो ध्यान रखने योग्य बात है कि भाई हमने यहाँ और आ के साथ छोटी और बड़ी तो ले ली, लेकिन ए किसके स्थान पे आया? ठीक है, अब वो देखते हैं। ठीक है, सुनो ओ साहब, अश्विनी जी,